मैंने वन पीस पे पिछले 500 घंटे से भी ज्यादा इतना दिमाग का दही किया है ना, और 12 ऐसी थ्योरीज निकाली है जो भाई काफी तगड़ी है। और भाई एक थ्योरी तो इतनी तगड़ी है लाफ्ट टेल, डेविल फ्रूट और हमारे शैंक्स भैया के बारे में कि लोग उसके बारे में जानते तक नहीं है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जैसे ही रोजर की शिप लाफ्ट टेल के पास पहुंचती है, 2 लोग सडनली बीमार पड़ जाते हैं। भैया मुझे पता है कि आपने भी वो चीज नोटिस की है, लेकिन आप मुझे बोलेंगे कि भैया क्या टाइम पास कर रहा है, तो ये तो कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है ना, क्या बकवास थ्योरी है भाई ये। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये कोई कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। देखो भाइयों, केवल 2 लोग ही बीमार पड़े थे और वही लाफ्ट टेल नहीं पहुंच पाए थे, जिसमें से पहला था बगी और दूसरी थी टोकी। और भैया केवल यही दोनों डेविल फ्रूट यूजर थे पूरी रोजर शिप के अंदर। अब क्या ये हो सकता है कि लाफ्ट टेल के पास पहुंचते ही इन डेविल फ्रूट यूजर्स का सिस्टम हैंग हो जाता है क्या? भाई मुझे तो ये थ्योरी एकदम झकास लग रही है। और अब इसमें थोड़ा बहुत मसाला और ऐड करते हैं। चैप्टर 1054 में जब शैंक्स अपने बीडू बैन को बोलता है कि भाई अब टाइम आ चुका है वन पीस क्लेम करने का। और भाई रेड हेयर पायरेट के बारे में इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उनमें से कोई भी कंफर्म डेविल फ्रूट यूजर तो है ही नहीं। तो क्या शैंक्स को पता है कि लाफ्ट टेल के गेट पे डेविल फ्रूट वालों की एंट्री बंद है? भाई इसलिए उसने अपनी क्रू को स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रखी हो कि डेविल फ्रूट खाओ और क्रू से निकल जाओ। भाई यही तो वजह है कि रेड हेयर पायरेट प्रो लेवल के बंदे हैं और वही अकेली टीम है जो वन पीस को क्लेम कर सकती है, वो भी सोलो। और हर एक थ्योरी के बाद मैं उन सबको रेटिंग दूंगा कि वो कितनी सॉलिड है। अगर बात करें इस थ्योरी की तो इसको दूंगा मैं 10 में से 5 नंबर भैया। भाई ये तो बस पहली थ्योरी है मेरी 12 ब्लॉकबस्टर थ्योरीज में से, और आखिरी वाली तो इतनी माइंड ब्लोइंग है ना कि उसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाने वाला है। हम सबको पता है कि गोरोसी और गॉड नाइट को भाई अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। उनसे लड़ना बिल्कुल बेकार है जब तक कि उनकी वीकनेस को नहीं ढूंढा जाए। लेकिन तुम्हारे भाई ने इनकी वीकनेस को ढूंढ लिया है और ये काफी सिंपल है। ये मार्क अभीस, भाई सीधा सा फंडा होवे, ये लोग जो है अमर है क्योंकि ये सारे अभीस से बाहर आए। भाई इनको कोई ईमो ने इमोर्टलिटी की पावर नहीं दी है, ये बस अभीस का जादू है। अभीस काम करता है कि वो आपकी असली बॉडी को एक तरीके से कहीं बैठा देगा और जो इससे बाहर निकलता है वो होता है तुम्हारा एक एको। और भैया ये एको कभी डैमेज ना होवे, हमेशा रीजनरेट करके तुम्हारी बॉडी का एक फोटोकॉपी बन के रहता है। और भाई ये उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि तुम। अगर तुमने नोटिस किया हो ना तो सैटर्न तो एग हेड पे शिप से आया था क्योंकि गोरोसे में से किसी को पोर्टल सेट करना था। लेकिन भैया सैटर्न भी तो खुद अभीस के रास्ते से एग हेड में आया था। और आप बोलेंगे कि क्यों? क्योंकि भाई उसको अपनी इमोर्टल बॉडी बचानी थी। और भैया जब लूफी ने मार्स को रॉकेट की तरह ब्लास्ट किया ना तो वो वापस मेरी जुआ पहुंच गया। क्यों? क्योंकि वो पोर्टल की रेंज से बाहर निकल गया था। और अब भैया स्ट्रो हेड गॉड नाइट का भी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो सभी अभीस से आए हैं। और अगर इनको हराना है तो इसका बस एक ही तरीका है कि अभीस मार्क को ढूंढो और उसे मिटा दो। और वो तब तक वापस नहीं आ सकते जब तक कोई शिप से आकर नया पोर्टल ना सेट कर दे। और इस थ्योरी को दूंगा मैं 10 में से 7 नंबर क्योंकि भाई ये थ्योरी वाइल्ड थी लेकिन मजा पूरा था। अगर मैं आपसे पूछूं कि वन पीस है क्या, तो एक ऐसी थ्योरी है जो एकदम परफेक्ट सेंस बनाती है। मेरे ख्याल से वन पीस एक ऑब्जेक्ट है और ये बात तो खुद ओडा ने कंफर्म की है कि हमारा लूफी रेड लाइन को डिस्ट्रॉय करेगा। अब आप पूछेंगे कि वो ऐसा क्यों करेगा, तो भाई इसका आंसर उनके ओरिजिनल ड्रीम में ही छुपा हुआ है। देखो लूफी का ड्रीम है पायरेट किंग बनना और दुनिया का सबसे फ्री आदमी बनना। और अगर भाई रेड लाइन टूट गई तो वो जहां चाहे वहां इजिली जा सकता है ना, और सारे लोग एक दूसरे के पड़ोसी बन जाएंगे। फिर अब नामी का ड्रीम है पूरी दुनिया का मैप बनाना और ये काम एकदम इजी हो जाएगा तब भाई रेड लाइन बीच में दीवार ना बने। और भाई सांची का ओल ब्लू का सपना जहां 4 समुद्र मिलते हैं वो भी सच हो जाएगा जब रेड लाइन का गेम ओवर हो जाएगा। और ब्रुक का तो प्रॉमिस है लबून से मिलने का। और अब जब क्रू न्यू वर्ल्ड में है, लबून तो रेड लाइन के ठीक पीछे ही है। और एक और सॉलिड बात, मैडम सरली की प्रेडिक्शन है कि लूफी फिशमैन आइलैंड को तबाह कर देगा और ये भी सच हो सकता है क्योंकि वो ठीक रेड लाइन के नीचे ही तो है। और इस थ्योरी को दूंगा मैं 10 में से 9 नंबर क्योंकि जितना दम इस थ्योरी में है उतना तो बाहुबली में ना है। भाई मार्शल डी टी
बीच यानी ब्लैक बियर्ड वन पीस का सबसे कमीना बंदा तो है, लेकिन वो अजीब भी बड़ा है भाई। उसके लुक को देख के समझ में आता है कि वो कितना हरामी आदमी है, लेकिन इसमें और भी कुछ इंटरेस्टिंग है। मेरा मानना है कि ब्लैक बियर्ड के पास 3 अलग अलग पर्सनैलिटीज है, यानी 3 आदमी इन वन बॉडी। इसके लिए मेरे पास कुछ सॉलिड मूवमेंट है जो इस बात को प्रूव करते हैं। जब भैया ब्लैक बियर्ड पहली बार लूफी से मिला तो वो रेस्टोरेंट में पाई खा रहा था, जहां वो एकदम अजीब सी हरकतें कर रहा था। भैया उसने लूफी के साथ कंपटीशन लगा रखा था कि कौन ज्यादा ऑर्डर करता है। भाई बिल्कुल कॉमेडी बंदा लग रहा था वो वहां पर। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो लूफी से रेस्टोरेंट के बाहर दोबारा मिला तो वो एकदम काम और मैच्योर बन गया। भाई उसने लूफी को ड्रीम्स पे एक बड़ी सी स्पीच दे दी और स्काई आइलैंड ढूंढने के लिए बेस्ट ऑफ लक भी बोला था। और इस बातचीत के बाद लूफी और जोरो दोनों ने कहा था कि ये ब्लैक बियर्ड ही नहीं बल्कि दे है, मतलब कि भाई ये एक बंदा नहीं है, ये 3 बंदे हैं। और एक और तगड़ा प्रूफ, ब्लैक बियर्ड अकेला ऐसा कैरेक्टर है जो 2 डेविल फ्रूट की पावर यूज कर सकता है। भाई कैसे? थोड़ा और मसाला डाल दो तो उसके फ्लैग में 3 सर है, उसके बेल्ट पे 3 पिस्तल लगते हैं और उसकी दाढ़ी भी 3 हिस्सों में बटी हुई है। अब भाई लोगों यहाँ तक वीडियो देख ही लिया तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, और लाइक भी, और लाइक करना 3 बार, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं फर्स्ट वॉरलॉर्ड के बारे में जो अपने हीरो लूफी से मिला था, हमारा अपना सर क्रोकोडाइल। इम्पेल डाउन आर्क के एपिसोड 443 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई थी। इवांकोव और क्रोकोडाइल के बीच कुछ पुराना रिश्ता था, लेकिन ओड़ा भाई चाहते थे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है उसके बारे में हम बताएं। इसलिए तो हमें भैया बस इतना दिखाया गया कि जैसे ही इवांकोव ने उस टॉपिक को छेड़ा, क्रोकोडाइल का भाई मुंह इतना सा हो गया। और भैया जब से इवांकोव के जेंडर चेंज वाले पावर का पता पड़ा है ना, तब से एक तगड़ी थ्योरी चल रही है कि शायद क्रोकोडाइल पहले एक कन्याकुमारी था। और भैया मेरे पास कुछ डिटेल भी है जो इस थ्योरी को सपोर्ट करे। सबसे पहले इवांकोव ने क्रोकोडाइल को क्रोको बॉय कह के बुलाया था। अरे भाई जब बंदा इतना क्लियरली बॉय बोल रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है दया, वरना सिंपल हमारी तरह क्रोको भी तो बोल सकता था। और दूसरा सॉलिड पॉइंट, जब गोल्डी रोजर को एग्जीक्यूट किया जाना था तब वन पीस के कई बड़े प्लेयर लाइक डोल्फामिंगो, बग्गी, मीहोक और ये बदसूरत मोरिया, भाई इनके चेहरे भी दिखाए गए थे केवल क्रोकोडाइल को छोड़कर। अब जब ओड़ा ने हमारे मगरमच्छु को पहले ही रिवील कर दिया तो उसको चेहरा छुपाने का मतलब क्या था? और जब मैंने जाके खुद ये चेक किया तब पता पड़ा कि भाई ये थ्योरी तो सच है, इसलिए मैं दूंगा इसको 10 में से 7 नंबर। अब सुनो भाइयों, तुमने कभी सोचा है कि सांजी को किस देवता ने वरदान दे दिया कि उसके पास फायर पावर आ गई? शो में तो हमें बस सिंपल सा बोला है कि वो इतना फास्ट घूमता है जिससे फ्रैक्शन होता है और उसके पैर में आग लग जाती है। अरे भैया ये कोई बेब्लेड थोड़ा है जो घूम के आग लग जाएगी। लेकिन व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि इसके पीछे असली रीजन कुछ और है? तो अब सुनो मेरी 200 IQ वाली थ्योरी। सांजी असल में हाफ लूनेरियन है और इसके पीछे मास्टरमाइंड है उसका खुद का बाप जज। आई नो आप बोलोगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, तो सुनो भाई, जज भैया डॉक्टर वेगा पंक और क्वीन के साथ मिलकर इलीगल जेनेटिक कांड कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने लाइनेस फैक्टर का फॉर्मूला भी क्रैक कर दिया था, बेसिकली DNA का CTRL+C। और जब सोरा प्रेग्नेंट थी तो इस जज भाई ने अपने ही बच्चों को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए इसका यूज किया। अब कौन जाने भैया कि उस वक्त उन्होंने सांजी पर भी कुछ लूनेरियन DNA यूज किया हो। हम सबको इतना तो पता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने किंग को पकड़ लिया था और उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। अब भैया कौन जाने कि शायद जज ने किसी तरह से किंग का DNA ले लिया हो या फिर उसे कुछ सैंपल ही मिल गए हो जिसका यूज उसने सांजी पर किया। अब तुम बोलोगे अरे लुई भाई पर सांजी की मॉडिफिकेशन तो फेल हो गई थी ना, उसका इमोशन भी खत्म नहीं हुआ था और उसे कोई सुपर पावर भी नहीं आई थी। तो भाई थोड़ी देर रुको यार, मैगी को भी 2 मिनट लगते हैं बनने में। राइजू का केस देखो ना यार, मॉडिफिकेशन के बाद भी उसकी फीलिंग तो बची थी ना, तो क्यों नहीं हो सकता कि सांजी की पावर थोड़ी बहुत लेट आए? भाई ब्लिंकिट थोड़ा है जो 10 मिनट में आ जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। अब बात करते हैं मंकी डी ड्रैगन की इस थ्योरी के बारे में जो लिटरली भाई 9 आउट ऑफ 10 प्रोबेबिलिटी वाली है, मतलब कि भाई एकदम पक्की बात है। भाई 1000 एपिसोड हो गए और हमारे ओड़ा भाई ने अभी तक ड्रैगन की असली पावर और एबिलिटी को रिवील तक नहीं किया। लेकिन टेंशन न लेने का, तुम्हारा भाई है ना। एनिमी में कुछ सीन्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली बताते हैं कि ड्रैगन का असली खेल है क्या। जब से हमें ड्रैगन पहली बार लॉकडाउन में दिखा है ना, तब से उसके साथ हमेशा एक तेज हवा का झोंका आता है। अब ये अकेला तो कुछ प्रूव नहीं करता, लेकिन याद करो जब लूफी को एग्जीक्यूशन से बचाया गया था, अचानक
आसमान से बिजली गिरी और उसकी जान बची। और भाई लॉकडाउन से निकलने के लिए भी तेज हवा ने उसकी शिप को धक्का दिया था ना। अब ये सब कुछ जोड़ दो तो एकदम क्लियर हो जाता है कि ड्रैगन के पास वेदर बेस्ड पावर है, मतलब कि हमारे इंद्र देवता है भाई ये। और एक और बात मुझे अभी याद आया कि मैंने एक बार ड्रैगन को हवा में उड़ते हुए देखा था भैया। एपिसोड 737 में तुम देख सकते हो कि ड्रैगन एकदम मस्त हवा में लेविटेट कर रहा है और साबो को अपनी शिप पे लेके जा रहा है। तो अब बोलो भाई, ये थ्योरी प्रूव करती है कि ड्रैगन भैया जो है हमारे मानसून डिपार्टमेंट देखते हैं। जब मिस्टीरियस कैरेक्टर की बात हो गई है तो अब वन पीस की सबसे बड़ी मिस्ट्री पर चलते हैं और वो है मैन मार्क बाय फ्लेम की आइडेंटिटी का पंगा। ये साला वो बंदा है जो फाइनल रोड पॉइंट क्लिफ की लोकेशन जानता है। अब मजे की बात यह है कि ओकीजी जो एक एक्स एडमिरल है बोलता है कि भाई मुझे इस मिस्टीरियस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर हमारे सिरियू भैया जो इम्पेल टाउन का एक्स गार्ड था उसका कहना है कि ये मैन मार्क बाय फ्लेम असल में साला वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करता है। और भाई सिरियू का जो लॉजिक है ना थोड़ा बहुत सॉलिड है, क्योंकि उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट की जो डार्क साइड है खुद देखी है। और अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एक रोड पोनिक्लिफ छुपा के रख रखा है तो ये एक परफेक्ट डिटेंट हुआ ना भैया। यही तो रीजन है कि यांग को भी वन पीस तक नहीं पहुंच पाए। हमारे लाफित भाई ने भी इस बंदे के बारे में कुछ हिंट दी है कि ये मैन मार्क बाय फ्लेम एक पिच ब्लैक शिप पर सेल करता है। अगर कोई भी उसके पास जाने की कोशिश तक करता है ना तो ये बंदा एक बड़ा सा वर्लपूल बना के उसे अपने अंदर खींच लेता है। भाई कतई ब्लैक होल वाली पावर है बंदे के अंदर। अब यही बात मुझे एक इंटरेस्टिंग थॉट पर लाती है कि जब लूफी ने अपनी पायरेट जर्नी शुरू की थी तो वो फूसा विलेज के कोस्ट लाइन से निकलकर एक बड़े से वर्लपूल में फंस गया था। अब सवाल ये उठे कि भैया क्या लूफी इस मैन मार्क बाय फ्लेम वाले बंदे से ऑलरेडी मिल चुका है क्या? भाई ओडा का कोई भरोसा नहीं, वो उसको लूफी का ताऊ बना देगा। अब जब लूफी की पायरेट जर्नी की बात हो रही है तो हम शैंक्स को कैसे भूल सकते हैं? सबको पता है कि शैंक्स ही वो बंदा था जिसने लूफी को पायरेट बनने के लिए मोटिवेट किया था कि भाई तू ही बनेगा पायरेट ऑफ द किंग। और यहाँ तक कि उसने अपना हाथ सेक्रीफाइस कर दिया और बोला कि ये मैंने न्यू जनरेशन के लिए किया है। अब सोचो जब शैंक्स ही वजह है कि लूफी समुद्र के अंदर कूदा तो क्या ये परफेक्ट नहीं होगा कि वही लूफी का लास्ट ऑब्स्टिकल बने? और भैया कौन जाने की लास्ट रोड पोनिक्लिफ भी उसके पास हो, वरना वो वन पीस क्लेम करने की बात कैसे ही कह सकता है? अब भैया थ्योरी ये है कि जब रोजर ने अपने पायरेट क्रू को डिसबैंड किया तो उसने शैंक्स को बोला होगा कि भाई इस लास्ट पोनिक्लिफ को तू कहीं छुपा दे और इसकी रक्षा करना और इसे कभी भी किसी गलत हाथों में मत पड़ने देना वगैरह वगैरह। और जब कुछ सालों बाद जब शैंक्स ने लूफी को वही बातें बोलते सुना जो रोजर के टाइम पर थी तो उसको लगा भाई कि यही वो बंदा है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। और बस फिर क्या था, इसलिए उसने अपना हाथ दांव पे लगा दिया और सोचा कि लूफी भाई तू ही वन पीस का हीरो है, हीरो। अब भैया इस लिस्ट की सबसे वाइल्ड थ्योरी को कवर करने से पहले हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी के बारे में बात करते हैं और वो है फुजितारो और हमारे ऑफिस बॉय अकेनु के बारे में। इन दोनों का पूरे वन पीस में कुछ ज्यादा चिटचिट वाला सीन तो नहीं हुआ, पर चैप्टर 712 में एक बात से भाई दिमाग ही खुल गया मेरा। इस कॉन्वो में फुजितारो हमारे अकेनु को साकाजुकी बोलता है जो कि भाई एकदम इन नॉर्मल वाइब है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अकेनु तो फ्लीट एडमिरल है भाई, हायर रैंक वाला बंदा, और कोई उसको इतना कैजुअली नाम से कैसे बोल सकता है? इसलिए तुम्हारे भाई को और काफी सारे लोगों को लगता है कि ये दोनों रिलेटेड हो सकता है। मोस्टली भाई प्रोबेबली भाई भाई वाला सीन है। और जब मैं इसके लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे वन पीस का एक डाटा बुक मिला जिसमें लिखा था कि ये दोनों एडमिरल्स एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। और भैया एक लास्ट चीज, डेसरोसा इंसिडेंट के बाद अकेनु ने फुजितारो को सिर्फ इतनी सजा दी कि लूफी और लोको पकड़े बिना किसी मरीन बेस पे देख मत जाना। अरे भाई अगर कोई और एडमिरल ऐसा करता ना, वर्ल्ड गवर्नमेंट की बेइज्जती करता, तो उसकी तो बैंड बस्ती सीधा। इससे साफ दिखता है कि अकेनु का फुजितारो के लिए दिल में थोड़ी सी सॉफ्टनेस बची हुई है। भाई प्लस भाई तबाही वाला सीन है भाई। अब क्या तुमने वन पीस की एक माइंड ब्लोइंग चीज नोटिस की है कभी? भाई लेफ्ट आइज का सिंबोलिज्म पूरे शो में छाया हुआ है। तुम चाहे मांगा वॉल्यूम ले लो, हर एक पे कोई ना कोई कैरेक्टर है जिसकी लेफ्ट आइज बंद पड़ी हुई है। अब भाई वो किसी को आंख तो नहीं मार रहे होंगे। और भाई यहाँ तक कि शो के काफी कैरेक्टर की लेफ्ट आइज पे कोई ना कोई मार्किंग है। लूफी, ग्रैब, ड्रैगन, जोरो, शैंक्स, साबो, किड्स सब इस लिस्ट में है भाई। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे भाई ये तो बस ऐसे ही है, इन सब का कोई मतलब है नहीं वैसे तो। पर प्यारो, मैं और काफी सारे फैंस बोलते हैं कि भाई ये तो एक बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व करता है। थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, याद है स्काइपिया और जाया आर्क? वहां पता पड़ा था कि ये दोनों आइलैंड पहले ही थे। अब जरा जाया को देखो, उसकी स्कल शेप में एक बड़ा सा होल है, एग्जैक्टली वहां जहां लेफ्ट आइज होनी चाहिए। अब भाई ये जो सब लेफ्ट आइज वाले सिंबोलिज्म है, ये कोई कोइंसिडेंस
कोइंसिडेंस नहीं हो सकते। और भाई काफी फैंस ये मानते हैं कि जाया का ये मिसिंग लेफ्ट आइज असल में लाफ टेल है, और ये भी परफेक्ट सेंस बनता है क्योंकि रोजर की ट्रेजर का नाम है वन पीस, और भैया लाफ टेल ही वो पीस हो सकता है जो जाया से मिसिंग है। भाई ये तो बिल्कुल पजल के लास्ट पीस मिल गया वो वाली वाइब दे रहा है मुझे। और भाई वैसे भी हम स्काइपिया आर्क को हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते।